Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic current electricity. पिछली क्लास में हम लोग ने देखा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. आज हम लोग एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे जो कि है रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस नाम का ही मतलब होता है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन देना. कोई भी जा रहा है उसको रोक देना, उसकी स्पीड को धीमे कर देना. ठीक है, उसके बाधाएं डालना उसके रास्ते में, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग मतलब आपके ये पढ़ाई के जर्नी में सबसे बड़ा रजिस्टर आपका कौन है? फ़ोन. देखिए, ठीक है, फ़ोन क्या करता है? रेजिस्टेंस देता है. आप पढ़ने जाते हो, फ़ोन नहीं पढ़ने दे रहा, रेजिस्टेंस. ठीक है, धीमे कर दे रहा आपको. ऐसी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग करेंट में भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, हमारे घर पे आ गया, सारे डिवाइसेस ख़राब कर देगा, तो हम लोग एक रेजिस्टर लगाते हैं जो कि उस करंट की वैल्यू को नीचे कर देता है काफ़ी हद तक. ठीक है, बढ़ा नहीं सकता एक रेजिस्टर करंट की वैल्यू को, हमेशा कम ही कर सकता है. और ये देखेंगे कि कौन से डिवाइस जो ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं. इसी में हम लोग का ओम्स लॉ भी है. ओम्स लॉ बहुत ज़रूरी है. चलो टॉपिक डाल लो, टॉपिक डाल लो कॉपी में. रेजिस्टेंस क्या हो गया? हर्ष, एक बार ऑफिस में जाके सर से पेन मांग लो, बोल लो बोर्ड वाली पेन चाहिए. ठीक है, स्टाइलस बोल देना, इसकी निप निकल गई. ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस. पोटेंशियल सबने जाके रिवाइज किया? किसी ने भी किया? ठीक है, हाँ, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया ना? थैंक यू. चलो, रेजिस्टेंस में लिख लो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इटसेल्फ. ये कंडक्टर ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है. ठीक है, कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन इट. ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. मतलब हमारा करंट एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है. करंट कैसे फ्लो करता है? कंडक्टर में करंट तभी फ्लो कर पाएगा जब इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना. तो कॉपर का मैंने एग्जांपल लिया था कि Cu का हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu आयन बना देता है ना, है ना. ये होता है, Cu का हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu आयन बनाता है, और ये फ्री आयंस घूमते रहेंगे, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा.
और जैसे ही हमारा इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी क्या करता है, बैटरी का काम क्या होता है, क्या देना है इसको, इसी इसी क्या होता है, टर्म बताओ टर्म। अरे पोटेंशियल डिफरेंस देता है ये, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस देना। बताया तो था, इसीलिए तो इसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं। अगर यही करंट दे रहा होता तो ये तो एम्पियर में हम लोग बताते हैं इसको। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में। फिर ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ पे आता है, चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और हमारे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे, है ना, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब ये फ्लो करते हैं तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब मतलब जब रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो आप देखते हैं कि तार गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से नहीं हो रहा है, हाँ, वो जब ये जा रहे हैं ना तो ये थोड़ा बहुत टकरा भी रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और यही जो टकराना आ रहा है ना बीच बीच में, वही एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड भी करता है। इसकी लेंथ बढ़ा दूं मैं, इसकी थिकनेस बढ़ा दूं, इसको गर्म कर दूं या खुद गर्म हो जाए, गर्म होते होते इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा, उतना ज़्यादा वो हीट करके एक टाइम के बाद मेल्ट हो जाएगा। हाँ, सारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाएगी इसकी। तो ऐसे रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो इसको चलने नहीं देते हैं अच्छे से। ठीक है, इतना समझ में आया? तो रेजिस्टेंस की बात तो इतनी आके ख़त्म हो सकती है। और रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग रेजिस्टेंस ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर तुमने रेजिस्टेंस ख़त्म की तो तुम्हारा क्या होगा कि तार तुम्हारा गर्म होना बंद हो जाएगा। और तुम देखोगे किसी भी तार में जिसमें एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसका टेम्परेचर राइज करेगा ही करेगा। हाँ पूछिए। अच्छा, हमको लगा उठा रहे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो, लेकिन हाँ तब भी उस पर अगर आप कोई हीट मेजरिंग डिवाइस लगाओगे तो उस पर गर्म रहेगा ही वो। ठंडा करने के ये आपका एडवांटेज रहेगा कि ठंडा करने से रेजिस्टेंस कम होगा उसका। हाँ, तार जल्दी हीट करेगा नहीं तो एक फैक्टर आपका हट जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग। और रेजिस्टेंस उसी में आएगा जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब कंडक्टर्स में ही रेजिस्टेंस हो गई, इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस हो गई नहीं, इसीलिए इंसुलेटर गर्म भी नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। इंसुलेटर में तो करंट पास ही नहीं किया, वो जब पास ही नहीं किया टकराया ही नहीं, वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। रेजिस्टेंस तो होती है कि तुम किसी चीज़ को रोको चलती हुई चीज़ को, अगर आप चल ही नहीं रहे हो तो आपको रोकेगा ही कौन। जैसे अगर मैंने इस पर पास कराई तो इससे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो जब चला ही नहीं तो ये रोकेगा ही क्या। तो इंसुलेटर और चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। हाँ, और तभी एक सेकेंड, नहीं हमने वुड पे छुआ है ना, मेटल तक जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ हाथ लगाए रहो, मैं यहाँ कितने भी वोल्टेज का लगा दूँ आपको टच आएगा ही नहीं। और वही रीज़न होगा कि ये गर्म भी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे पास ही नहीं कर रहा और रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ हो जाएगा, लोहे में अगर करंट पास किया है तो वो गर्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। आपके देखते हैं ना बल्ब में जो टंगस्टन यूज़ करते हैं वो गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है? क्योंकि मैंने वही बोला, जैसे जैसे वायर और गर्म होता जाए, कंडक्टर और गर्म होगा। क्या? बाइक का वायर? कौन सा वायर?
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो उसकी तो बैटरी होती है ना, तो इधर बैटरी कहाँ इतना करंट नहीं होगा। करंट आप एसी पास कराओ, डीसी पास कराओ, आपकी रेजिस्टेंस तो होगा ही। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी मेल्ट कर ही जानी है, अगर मेल्ट होना ही है तो ये सब भी मेल्ट कर जाएंगे। उसी को कम करने के लिए हम लोग डिवाइसेस लगाते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ करंट ही ना फ्लो होने दे। ठीक है, जो मैं समझा रहा था कि जो इंसुलेटर्स होंगे उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं फ्री, तो उनका फ्लो भी नहीं बढ़ पाएगा। जब भी कुछ बताते हैं कोई इधर से बोल ही देता है। चलो आगे चलते हैं भाई। चलो अब रिलेशनशिप देखते हैं इन सबके बीच में। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें दिख गई। एक तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है हमारा, एक जो ये फ्लो ऑफ करंट है जो कि I है हमारा, और तीसरा कौन है जो आप पढ़ने जा रहे हो, रेजिस्टेंस R। ठीक है, हम इन तीनों चीज़ों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। इसको कोई जिसको भी ड्रॉ करना है ये डेफिनेशन लिख लो पहली बात तो, ऑब्स्ट्रक्शन वाली। रिवाइज करना बेटा, उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो देखना फिर से वाला। हाँ हाँ गुड, हाँ गुड गुड। ठीक है, इसलिए हम लोग हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज़ करते हैं। किसी वायर में अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा हीट करेगा कि कम हीट करेगा? गुड, ज़्यादा हीट कर रहा है, इसका मतलब क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है, उस वायर का बहुत रेजिस्टेंस है। उसका मतलब ये मत समझना कि हमेशा यही होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, क्या पता करंट उतना ना फ्लो कर रहा हो, उसका रेजिस्टेंस ही बहुत हो। ठीक है, हाँ उस पर डिपेंड करेगा। चलो अब मैं दो केसेस बना रहा हूं। एक केस में ये कंडक्टर जुड़ा हुआ है एक सेल से जिसकी पावर है 1 वोल्ट्स की। ठीक है, इस पर तुमने ही रिवाइज किया है तभी ये तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, 1 वोल्ट की इसकी पावर है और ये कंडक्टर है, तो फ्लो ऑफ करंट तो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द केस 1। और अब केस 2, इसमें मैं सेम लेंथ के वायर को या सेम कंडक्टर को फिर से यूज कर रहा हूं, या फिर इसी के जैसे सिमिलर को एक यूज कर रहा हूं अंडर सेम फिजिकल कंडीशन। ये उतने ही टेम्परेचर पे है, सेम रूम टेम्परेचर, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है कंडक्टर में, बस डिफरेंस किस में आया है, अब हम इसको एक सेल से नहीं एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि हमें दे रहा है 10 वोल्ट्स का सप्लाई। ठीक है, ये दो केसेस समझ में आए हैं अभी तक जो हो रहा है। अब हाँ, एक में ये करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एक में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और एक बैटरी में 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, अब तुम्हें बताना है कि किस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। 10 वोल्ट में। अब चलो, अब रीज़न के साथ बताना। नहीं, उसको तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है। वही तो प्रूफ करना है, ये तो तुम कह रहे हो।
इसको तो प्रूफ तो करो। अच्छा चलो आई का अमाउंट निकालो, दोनों का आई निकालो, करंट निकालो दोनों का। टाइम दोनों लोग का 1 सेकंड है। हाँ टाइम आप लोग दिमाग लगाइए, वोल्ट पर सेकंड। 2 मिनट शांत होके पहले सोचो क्या हो रहा है इसमें, बस नहीं। अच्छा किस में ज़्यादा टाइम लगेगा फ्लो होने में? 1 वोल्ट में। वेरी गुड। T1 ये T2, तो T1 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों? हाँ मतलब इस केस में ज़्यादा टाइम लगेगा करंट को फ्लो होने का। ये हमारा रीज़न था कि किस में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा इसको? तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो इसके 1 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये 1 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा है और 1 कूलम को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मगर हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव समझते हैं, ठीक है। इतना समझ लो, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यही है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये 2 पॉइंट्स है, टर्मिनली दोनों पॉइंट्स हैं उसके, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसने 1 जूल ऑफ एनर्जी दी, इसने 10 जूल ऑफ एनर्जी दी, तो इस वजह से इसने इस चार्ज को जल्दी यहाँ पे पहुँचा दिया क्योंकि दोनों कंडक्टर सेम थे। चार्ज तो एक ही कूलम दोनों में जा रहा है ना। 10 जूल ऑफ एनर्जी टू मूव 1 कूलम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स, है ना। तो कूलम मतलब चार्ज तो एक ही है ना। Q की वैल्यू तो दोनों की सेम है, दोनों में चार्ज एक ही जा रहा है, मतलब Q इसका भी 1 कूलम है, केस 1 का भी, Q इसका भी 1 कूलम है। लेकिन ये क्या कर रहा है, टाइम हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मगर इतना समझ में आएगा कि हाँ ये 1 कूलम को थोड़ा देर में पहुंचाएगा, ये 1 कूलम को थोड़ा जल्दी पहुंचाएगा इस जगह से उस जगह, क्योंकि इसने एनर्जी ज़्यादा दी है। अब हमें I का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? हाँ वेरी गुड, Q अपॉन T। तो I का डायरेक्ट रिलेशन Q से, I का इन्वर्स रिलेशन टाइम से। Q तो दोनों का सेम, तो उसमें डिफरेंस नहीं, लेकिन इससे इन्वर्स, तो टाइम जितना ज़्यादा करंट उतना कम, है ना। तो इसका टाइम ज़्यादा तो करंट इसका कम, इसीलिए I1 इज लेस देन I2, है ना। अब मतलब I2 जो है उसमें कम टाइम लगेगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा। हाँ अब देखो, जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मान लिया इसने पास कराया करंट को 10 सेकेंड में और इसने पास कराया 1 सेकेंड में, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 0.1 एम्पियर देगा और ये 1 एम्पियर देगा, ठीक है। यही डिफरेंस आएगा दोनों में। अब क्या लग रहा है सबको कि रेजिस्टेंस कौन सा वाला कंडक्टर ज़्यादा ऑफर कर रहा है, केस 1 का कि केस 2 का? केस 1 का ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। और किसी का कोई गेस? दोनों में सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आप दोनों का सेम है दोनों का,
साकिब सेम, चलो धीरे धीरे पता चलेगा। केस 2 का ज़्यादा रेजिस्टेंस है। चलो अपना अपना आंसर दिमाग में रखना। ओम्स लॉ जब आप, नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। जब आप ओम्स लॉ समझोगे ना तब आपको पता चलेगा। अब देखो, हम कोई कंडक्टर को देख के तो बता नहीं सकते हैं कि किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस है। हम कंडक्टर की दो चीज़ें पढ़ के उसमें बता सकते हैं कि क्या होने वाला है उसका। एक तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा उसका करंट। इन दोनों चीज़ों को पढ़ के हम लोग बता देंगे कि कंडक्टर के साथ उसका रेजिस्टेंस कितना जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओम्स लॉ, इसका आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ओम्स लॉ स्टेट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग इन इट ना, अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस, दैट इज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वायर इज कांस्टेंट। ये नहीं आप चेंज कर सकते। अगर आपने ये मेंटेन किया है तो हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल लिखूं तो इसका मतलब ये है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही बता रहा है, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमेशा नीचे लिखना होगा, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन सच एज लेंथ, thickness, temperature and the current flowing in it and the potential difference is constant. I and V is constant. ठीक है, आपके बुक में शायद सिर्फ इसकी और इसकी बात किया है, लेकिन ये सारे ही कंडीशंस हैं। I और V तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो रहेगा ही, इसको नहीं लिखता है। टेम्परेचर तक ही इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ ये बता देता है। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए आ जाता है हमारे पास R। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है ना, हम लोग को एक कांस्टेंट यूज करना होता है जो कि क्या होता है, इक्वल टू के बाद वही कांस्टेंट यूज करके फिर जो टर्म है उसको लिख लेते हो आप। ठीक है, तो इससे हमारा आ गया I इज इक्वल टू वी आर, मतलब करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस। इसकी मदद से हम निकाल लेंगे R इज इक्वल टू वी आई, है ना। तो ये दो फॉर्मूले मिल गए। ये है ओम्स लॉ का फॉर्मूला और ये है आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ओम्स लॉ के फॉर्मूले में आपको यही लिखना होगा। पहले तो ये रिलेशनशिप डिराइव करनी होगी, फिर ये फॉर्मूले तक पहुंचना होगा। ठीक है, इतना कॉपी करिए। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन पूरी बुक में लिखी है, एकदम वर्ड बाय वर्ड याद कर लेना। बड़ी सी 4 लाइन की है, 4-5 लाइन की। और आप कंडक्टर भी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। या आपने कॉपर हटा के सिल्वर यूज़ कर लिया, ये सब नहीं कर सकते आप।
कर लिया कॉपी। रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, और इसकी एसआई यूनिट होती है, क्योंकि ओम्स लॉ, ओम्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया तो उन्होंने इसके पीछे अपनी एसआई यूनिट भी ओम डाल दी। ओ एच एम है ये, ओ एम नहीं है, ठीक है। ओम है इसकी मतलब, और ओम को ही ऐसे भी लिख देते हैं ओमेगा, ये सिंबल होता है, ठीक है। इसका मतलब है ओमेगा, मतलब या तो आप 1 ओम लिख दीजिए या आप 1 ये लिख दीजिए, दोनों का एक ही मतलब होगा। ये साइन देखा होगा काफ़ी बार आपने, है ना, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। अब चलो, अब पता चल गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आर। तो अब बताओ दोनों में किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, किसका कम? केस 1 का, इसका कम, केस 1 का कम। अभी भी सब लोग सेम हो, अपने आंसर पे बदलोगे? तुम दोनों के हिसाब से केस 1 का कम है, उसका ज़्यादा है, तुम दोनों के हिसाब से? नहीं सर, इसके हिसाब से दोनों सेम है, ठीक है। तुम दोनों के हिसाब से? अभी नहीं, सेम। साकिब, केस 1 का ज़्यादा है, सेम है, वेरी गुड, सेम होगा, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि देखो दोनों कंडक्टर ही सेम है। अब आप देखिए वोल्टेज को आप समझ, जैसे इसकी वैल्यू निकल के आई थी, इसकी आई की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 0.1 एम्पियर, है ना। अच्छा ये समझ में आया ना कैसे आई? Q बाई टी, Q आया था हमारा 1 कूलम अपॉन 10 सेकेंड, तो 0.1 एम्पियर ऐसे आई। इसका आई कितना आया था? 1 एम्पियर, है ना। अब दोनों का R पुट किया तो R इज इक्वल टू क्या? हाँ, V बाई आई। तो V हमने रखा 1 अपॉन 0.1, ठीक है। ऊपर जाके इसने 10 बनाया, तो 10 ओम इसका रेजिस्टेंस आया। इसका R पुट किया V बाई आई, V पुट किया 10 वोल्ट्स और 1, तो इसका भी 10 ओम आया, है ना। चलो अभी कैलकुलेट, अभी न्यूमेरिकल्स पे नहीं आ रहा है, ये बस ये प्रूव करने के लिए कि दोनों का सेम ही होगा, मैंने इसको कर दिया। न्यूमेरिकल्स इसके ऐसे इतने इजी नहीं रहेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आया, ओम्स लॉ समझ में आया, ठीक है। अभी और अच्छे समझते हैं, ओम्स लॉ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये अभी तक की जितनी बातें समझ में आई ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। इसको समझेंगे चार्ट की मदद से, ग्राफ की मदद से। अभी तक कोई डाउट किसी को नहीं? चलो तो आपने जो दो ड्राइंग बनाई थी उसमें ये एक में कम था, मतलब एक में सिर्फ 2 था और एक में 4 था। हाँ, जैसे ये ऐसे सेल डिनोट करते हैं, और ढेर सारा बना दो तो वही बैटरी बन जाती है, ठीक है ना, यही बैटरी हो जाती है। ये तो 9th में सिंबल्स होंगे, 9th में सिंबल्स पढ़ के आए हो ना। चलो, जो हमारे फिक्स्ड रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे सिंबल से डिपिक्ट करते हैं एक सर्किट में, है ना। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अब आप लोग को बताना है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहते हैं उसको? ये तो एक रेजिस्टर हुआ, आर से ही उसको भी कुछ कहते हैं, याद करो। हाँ वेरी गुड, क्या? हाँ वेरी गुड, रियोस्टैट। किसी को याद आ रहा है? रियोस्टैट, रियोस्टैट, उसमें एक जॉकी होता है, ठीक है। ये आपने ये बनाया, उसको ऐसे खींचा, और ये एक वायर होता है, ठीक है।
इसका ये जॉकी की पोजीशन आपके आगे पीछे हो सकती है। ऐसे ही ये रियोस्टैट भी होता है। ठीक है, रियोस्टैट समझना है तो कल का एक वीडियो डाले थे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो देख लेना, रियोस्टैट समझ में आ जाएगा। 9th SSC, इसी को रियोस्टैट कहते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, क्योंकि देखो तुम इसके पास लेते आए तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसके दूर लेते गए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना। लेंथ ऑफ द वायर ही हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे जॉकी को दूर लेते गए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। चलो इसको एक सर्किट में समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये सिंबल्स कॉपी कर लो। सर्किट जानते हो ना, सर्किट मतलब क्या होता है? चलो एक सर्किट में हम लोग ने एक बैटरी बनाई है, वहाँ से चालू किया सर्किट, एमीटर से इसको कनेक्ट किया, ऊपर लेके गए, एक रेजिस्टर लगाया और आगे लेके गए एक रियोस्टैट लगा दिया, नीचे लेके आए एक लोड लगा दिया, लोड गड़बड़ बन गया, इसको एक वोल्टामीटर से कनेक्ट किया, ठीक है। ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हुआ है। अच्छा आप लोग बताइए, क्या इस सर्किट में अभी ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, पक्का नहीं जलेगा। कौन किसको किसको लग रहा जलेगा? दो लोग को लग रहा है नहीं जलेगा। तुम दोनों बताओ, तुम लोग भी बल्ब जलाओ, जलेगा? हाँ ठीक है, ये एक क्लोज्ड की है, ठीक है। अगर इसमें की ना लगी होती तो ना जलता ये। इसको ओपन की कहते हैं, ये क्लोज्ड प्लग की है, ठीक है। तो अभी ये जल जाएगा। चलो इस बताता हूँ क्या क्या है सर्किट में। ये एक बैटरी है, बैटरी क्या प्रोवाइड कराएगी? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। वी प्रोवाइड कराना इसका काम है। आगे चली, ये क्या है? करंट ऐसे चला, हाँ एमीटर है, वेरी गुड। एमीटर क्या करता है? वोल्ट नहीं, ये करंट मेजर करता है, नाम ही में एम्पियर छुपा हुआ है, ठीक है। आई कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है, एम्पियर में। और हम लोग हमेशा इसको एमीटर को एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना। देखो सीरीज सर्किट में है ना, ये सीरीज और पैरेलल याद होगा। चलो कोई बात नहीं, सीरीज में यही होता है कि वायर की एक ही कनेक्शन में लेते जाते हैं, पैरेलल में एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह चलाते हैं। फिर आगे बढ़े हम लोग, रेजिस्टेंस लगाए और रेजिस्टेंस पे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जानने के लिए हम लोग ने इसी पे एक वोल्टामीटर लगा दिया ऊपर, वोल्ट मीटर ऊपर लगा दिया। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि देखो अगर तुमने सीरीज में लगा दिया तो कैसे ही कैलकुलेट कर पाओगे? सीरीज में तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता ये। हाँ देखो इसका पोटेंशियल ये वोल्ट मीटर वी कैलकुलेट करेगा वोल्टेज, है ना। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस। ये वी जानते ही इसकी वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू तो पता ही, एमीटर बता देगा, वी की वैल्यू ये बता देगा, तो आर की वैल्यू ये बता देगा ऐसे, ठीक है। अगर तुमने इसको भी जानना है तो यहाँ पे भी एक वी लगा दो, है ना। पर ये अभी नहीं लगा रहे, लेकिन समझ में आया ना वोल्ट ये लगाने का मतलब पैरेलल में क्यों लगाएं। हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज में आता है एम मीटर और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में। चलो आगे बढ़े इसको। हाँ सही बात है, अगर इसको मैंने सीरीज में लगा दिया यहाँ पे तो ये डिफरेंस कैलकुलेट किसका कर पाएगा, है ना। हमको तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर रहा है, इसके बीच में डिफरेंस जानना है,
किसका ही कैलकुलेट करेगा ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भले बता दे ये, पर डिफरेंस नहीं बता पाएगा। सीरीज में अगर लगा देते तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देगा, वो मानेगा कि एक इन्फिनिटी से सोर्स आ रहा है। और जब पैरेलल में लगाएंगे तो 2 पॉइंट पे, हाँ ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। नहीं तो सिर्फ वो यहाँ पे वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता देगा वो। ठीक है, आगे बढ़ा। ये रियोस्टैट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस देने का काम आएगा। इसने कुछ खाया करंट, ठीक है, करंट इसने भी खाया, इसने भी खाया, करंट की वैल्यू कम हुई। फिर उसके बाद ये बल्ब पे जला, ये बल्ब हमारा लोड है। लोड कोई भी अप्लायंस जो करंट खाता है उसको कहते हैं। हाँ, फिर ये क्लोज्ड की है, हाँ स्विच भी कह सकते हो, लेकिन करंट मतलब एक्यूरेटली इसको क्लोज्ड प्लग की कहते हैं। ठीक है, क्लोज प्लग की है जो सर्किट। फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद बंद कर दो, क्यों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करें। ठीक है, अब ये नहीं चल रहा है। इतनी चीज़ें समझ में आई। एम मीटर, हाँ ये सब 9th की चीज़ें हैं, इस वजह से उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ड्रॉ करने का मन है तो कर लो, बस ये बताने के लिए कि इसको पैरेलल में लगाते हैं, इसको सीरीज में, इस वजह से मैंने सर्किट समझाया है। वही है स्विच आपका जो ओपन प्लग्ड की है ना, वही अ काइंड ऑफ स्विच है। स्विच भी आप 3 बना सकते हो ना। आप ये स्विच बना दो, इसी को ऐसे करके आप बंद कर दो। ठीक है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। आप इसका एक टैपिंग स्विच बना सकते हो, जैसे बेल्स में होता है। हाँ, ये बना दो, तब तक छुआए रहोगे तब तक जलेगा। और तीसरा होता है ये की वाला। ठीक है, ठीक है, ये ओपन की, ये प्लग्ड की। चलो, अब इतना थ्योरी करने के बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। आज क्लास थोड़ी देर तक चलेगी। कितने बजे? 6:45 तक चलेगी, फिर जाना। चलो चलो, न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल लिखो, छोड़ दो, ड्रॉ मत करो। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर। Calculate the potential difference required across a conductor of resistance 5 ohm to pass a current of 1.5 ampere through it. Of resistance 5 ohm to pass a current of 1.5 ampere through it. Five ohm to pass a current of 1.5 एम्पियर थ्रू इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक लंबा है, उसको फिर स्टार्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमको लेट होगा। तो इसका जो एक और न्यूमेरिकल दूंगा, जो दोनों का आंसर बता दे वो जा सकता है, जो नहीं बताएगा वेरी गुड। आया? क्या 7.5 क्या ओम? क्या ये घुप क्या घुप क्या बोल रहे हो? कोई घुप भी यूनिट बताई क्या? मैंने बोला 7.5 घुप। घुप क्या है बेटा? 7.5 क्या वोल्ट? तो थोड़ा तेज तो बोलो, तुम्हारा वोल्ट वहां तक आता है तो घुप सुनाई दे रहा है। तो मतलब घुप भी कोई अच्छी यूनिट है।
अच्छा ओम बोला था। चलो दूसरा न्यूमेरिकल लिखो। खुशहाल बेटा तुम सिर्फ हंसने आते हो क्या क्लास में? न थ्योरी समझ में आती है तुमको, ना न्यूमेरिकल का आंसर देते हो, हंसते बहुत ऊपर। पीछे 8th का बच्चा बैठा है वो भी निकाल दे रहा है आंसर। चलो अगला लिखो, इसका निकाल लेना। एन इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉज अ करंट ऑफ, इसका आंसर कोई बताना मत, अपने में छुपा के रखना, जिसका आ जाए हाथ उठा लेना। एन इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉज अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर from a battery of 12 volts, find its resistance। देखते हैं किसका सबसे जल्दी आता है। क्या 12 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है उसका। वेरी गुड, जा सकते हो। चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।